अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर का जो पहला पोर्शन था जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का था, उसकी थ्योरी सारी की सारी ख़त्म कर ली थी। और फिर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस पोर्शन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ उन्हें ही सॉल्व करेंगे और उन्हें सॉल्व करने के बाद कुछ 1-2 एग्जांपल्स भी जो आपकी बुक के अंदर ही मौजूद है, हम उनको भी देख लेंगे। वो भी इसी पोर्शन से जो है वो रिलेटेड है। तो न्यूमेरिकल्स की फिर हमारे पास ये पहली वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 8 का जो हम लोगों ने पहला पोर्शन जो ख़त्म किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन से हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 आपकी बुक के अंदर और प्रॉब्लम नंबर 2। शुरू के जो 2 प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ और सिर्फ यही 2 इस पोर्शन का हिस्सा है या फिर इस पोर्शन से रिलेटेड है। और यही 2 आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे और इन्हें समझेंगे। और कुछ 1, 2, 3 हम देखेंगे कि जितनी भी एग्जांपल्स जो रिलेटेड हुई, जो इम्पोर्टेंट हुई, वो भी हम लोग साथ ही साथ जो है वो आज की इसी वीडियो के अंदर सॉल्व कर लेंगे ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से, जो आपकी बुक के अंदर उन्होंने दिया हुआ है। और इसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से, डाटा तो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। वर्डिंग इसकी कुछ इस तरह से है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के एक कोने के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। और उसका जो दूसरा एंड है वो फिक्स है एंड द अदर एंड इज़ फिक्स्ड। द ऑब्जेक्ट इज़ पुल टू द राइट। ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमने इसके साथ कनेक्ट किया था, ये जो मास था जो हमने इसके साथ कनेक्ट किया था, इसको राइट साइड की तरफ जो है वो पुल किया गया, खींचा गया पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर बाय एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। एक एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के ज़रिए से, मतलब इसके ऊपर फोर्स लगाई गई और इसको राइट की तरफ जो है वो खींचा गया। और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 20 न्यूटन है, जो हमने यहाँ पे डाटा में पहले लिख लिया है। कॉजिंग द स्प्रिंग टू स्ट्रेच थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर। और जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसको पुल किया राइट साइड के ऊपर, तो क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये अब अपनी जगह से, अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया और यहाँ पे चला गया। और इसकी वजह से जो है वो हमारे पास जो स्प्रिंग था ये भी स्ट्रेच हो गया। इसके अंदर एक इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो जनरेट हो गई। तो जो ये स्ट्रेच हुआ वो कितने सेंटीमीटर तक स्ट्रेच हुआ, मतलब जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है एक्स है उसकी क्या वैल्यू उन्होंने दी हुई है 1 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पार्ट ए के अंदर वो आपसे बोल रहे हैं कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट, के की वैल्यू निकालो। सबसे पहले पार्ट के अंदर इफ़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 4 kg, अगर जो मास है इस ऑब्जेक्ट का जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है ये 4 kg का है, तो आप निकाल के बताओ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग लगा हुआ है इसका कांस्टेंट क्या होगा। और पार्ट बी के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि डिटरमिन द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज सडनली रिमूव्ड। यहाँ पे लाके जब हम इसके ऊपर से फोर्स हटा देंगे तो इसका पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन क्या होगा, यानी कि टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है, हम लोगों ने अपनी थ्योरी की वीडियो के अंदर जो है वो देखा था कि टाइम पीरियड क्या होता है कि ये एक वाइब्रेशन कितने सेकंड में करेगा, एक वाइब्रेशन कितने टाइम के अंदर करेगा, इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये हमने कैलकुलेट करके बताना है। और इसका फार्मूला भी हम लोग ड्राइव करके आ चुके हैं अपने प्रोजेक्शन वाले केस के अंदर, तो वो आप लोगों को याद होगा। वो आगे हम लोग जो है वो हम लोग रेफरेंस दे के उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसको सॉल्व करें जल्दी से। तो सबसे पहला वाला तो काफ़ी आसान है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ यहाँ पे जो है वो हमारे पास हमें पता है कि F इज़ इक्वल्स टू के इंटू एक्स होता है। F कितनी दी हुई है 20 न्यूटन, 20 यहाँ पे लिख दो, K की वैल्यू निकालनी है। और X जो है वो आपके पास, क्योंकि उन्होंने सेंटीमीटर के अंदर दिया हुआ है तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर के अंदर।
मीटर के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, सबको पता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.01 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 100 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 जम खा के यहाँ पे आ जाएगा। या आप कैलकुलेटर से भी जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 0.01 के की वैल्यू क्या आएगी, 20 डिवाइडेड बाय 0.01, और इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 0.01, 20 डिवाइडेड बाय 0.01, 2000। तो के की क्या वैल्यू आ रही है, 2000, और इसकी जो यूनिट होगी वो हमारे पास क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट होती है वो आपके पास न्यूटन होती है, और जो ये नीचे हमने डाला है ये मीटर डाला है, तो ये इसकी यूनिट बन गई। तो पार्ट ए जो है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब अगर पार्ट बी के ऊपर चलें, ठीक है, अगर हम लोग पार्ट बी के ऊपर चलें जो कि टाइम पीरियड निकालने के लिए है, तो टाइम पीरियड निकालने का हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था जो कि क्या था, 2 पाई एम अपॉन के। 2 पाई एम अपॉन के ही जो फार्मूला था वो हम लोगों ने ड्राइव किया था अपनी प्रोजेक्शन वाली वीडियो के अंदर। तो टाइम पीरियड सिंपली यहाँ पे हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि मास की वैल्यू लिख दो जो कि 4 है, के की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली जो कि 2000 है, इसके ऊपर अंडर रूट डालो, इसको सॉल्व करो, ठीक है, 2 और साथ में आएगा पाई, फिर 2 और यहाँ पे आएगा आपके पास पाई, और आगे रूट के अंदर ऊपर है आपके पास 4 और नीचे है 2000। तो इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.2809 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको अगर मैच करें हम लोग तो 0. वही इसको राउंड ऑफ कर दिया उन्होंने, तो 0.281 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वाइब्रेशन ये अपनी कितने सेकंड के अंदर कंप्लीट करेगा, मतलब यहाँ से जब हम लोग इसको छोड़ेंगे ये पीछे जाएगा और दोबारा यहाँ पे आएगा, एक वाइब्रेशन कंप्लीट कितने सेकंड में करेगा, 0.281 सेकंड के अंदर, या फिर 0.2809 सेकंड के अंदर। तो सिंपली ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1। अब जो है वो हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो हमें क्या बता रहा है जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है, और इसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से है कि अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग इज सेट इनटू मोशन एंड द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन इज फाउंड टू बी 0.50 सेकेंड, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। तो एक बॉडी है जो हमने हैंग की है एक स्प्रिंग के साथ, मतलब एक बॉडी है जिसको स्प्रिंग के एक एंड के साथ हम लोगों ने जो है वो अटैच किया, और ये जो है ये मोशन के अंदर चली गई। कब, जब हमने इस बॉडी को इस स्प्रिंग के साथ अटैच किया तो ये मोशन के अंदर चली गई, और इसकी मोशन का जो टाइम पीरियड है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। मोशन के अंदर क्यों जाएगी, क्योंकि जब हम लोग इस स्प्रिंग के आखिरी एंड के ऊपर इस बॉडी को अटैच करेंगे तो इसकी जो वेट की फोर्स होगी वो इसको नीचे की तरफ इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी, और जो हमारे पास स्प्रिंग है इसके अंदर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रही होगी जो इसको ऊपर की तरफ खींच रही होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, और इसकी वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं हमसे कि आफ्टर द बॉडी इज़ कम टू रेस्ट इट इज़ रिमूव्ड, जब ये बॉडी रेस्ट के अंदर आ गई तो हमने इसको हटा दिया। हाउ मच शॉर्टर विल द स्प्रिंग बी व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो आप बताओ कि जब ये बॉडी आपके पास रेस्ट के अंदर आ गई होगी तो जो हमारे पास ये स्प्रिंग है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। मतलब अगर हम लोग ये कंसीडर करें, ये वाला इस हॉरिजॉन्टल वाले स्प्रिंग को कंसीडर करें 1 सेकंड के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे ये बॉडी लगी हुई होती है और हम फोर्स लगा के इस तरह से एक्सटर्नल इसको डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग इस तरह से डिस्प्लेस करते हैं अपनी मेन पोजीशन से,
तो ये जो स्प्रिंग है, इसी डायग्राम को अगर हम लोग यहाँ पे बना लें, ठीक है, तो यही वाली जो चीज़ है उसकी सेकंड जो चीज़ है वो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। मतलब हम लोगों ने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसकी मेन पोजीशन से इसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। ये इसकी मेन पोजीशन थी, ठीक है। अब हमने इसको डिस्प्लेस करके यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डिस्प्लेस कर दिया, जो कि x से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। अब जब इसके ऊपर से फोर्स हटाएंगे तो क्या होगा कि ये ऑस्किलेट करना स्टार्ट कर देगा, अपनी मेन पोजीशन के ऊपर आएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा। ये पूरा केस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और ये इसी तरह से जो है वो ऑस्किलेट करता रहेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, हम लोग वैसे भी देखते हैं अगर, तो ये फ्रिक्शनल फोर्सेस वगैरह जो हैं, जो इस हमारे पास सरफेस के ऊपर पड़ी हुई होती हैं, जिसके ऊपर ये बॉडी जो है वो प्लेस की हुई है हमने, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सेस भी होती हैं और काफ़ी सारी जो है वो दूसरी फोर्सेस होती हैं जो इसको रोक रही होती हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है कि ये रेस्ट के अंदर आ जाता है। रेस्ट के अंदर आता है तो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर दोबारा से हम लोगों ने जैसा इसको छेड़ा होता है, उसी पोजीशन के ऊपर, अपनी मेन पोजीशन के ऊपर ये दोबारा चला जाता है, ठीक है। तो वो भी आपसे क्या बोल रहे हैं कि जब ये बॉडी रेस्ट के अंदर आएगी तो हमें बताओ कि जो हमारे पास ये स्प्रिंग था ये कितना ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। मतलब फोर्स लगाई, ये यहाँ तक आया, यहाँ तक आ गई, ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया आपके पास स्प्रिंग। अब छोड़ा, वो जो है वो ऑस्किलेट करना उसने स्टार्ट किया, दोबारा रेस्ट के अंदर आया, तो बताओ कि जो हमारे पास ये स्प्रिंग था जो स्ट्रेच हुआ था वो उसकी दोबारा से हाइट या फिर ये जो इसकी लेंथ थी वो कितनी हो जाएगी। तो वो जाहिर सी बात है इतनी होगी जितना हम लोगों ने स्ट्रेच किया था। मतलब दूसरे लफ्ज़ों के अंदर वो आपसे ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछ रहे हैं, एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है। मतलब ये कि अपनी मेन पोजीशन के ऊपर था, हमने इसको डिस्प्लेस किया और जितना भी डिस्प्लेस करेंगे उतना ही स्प्रिंग जो है वो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। पहले स्प्रिंग की लेंथ जितनी भी रिवर्स करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 मीटर का था, ठीक है। मैंने इसको डिस्प्लेस किया यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर तक, 3 मीटर तक मैंने इसको, इस बॉडी को खींच दिया, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो वो अब क्या हो गई यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पे इसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि जब ये दोबारा अपनी उसी पोजीशन के अंदर आ जाएगा, रेस्ट वाली पोजीशन के अंदर आ जाएगा, तो जो ये आपके पास स्प्रिंग है ये कितना ज़्यादा शॉर्ट होगा, ये कितना ज़्यादा शॉर्ट होगा। अब दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ गया तो इस स्प्रिंग की लेंथ कितनी होगी, 2 मीटर। तो कितना शॉर्ट हुआ, 3 मीटर। कितना शॉर्ट होगा, पहले कितना, मतलब जब हम लोगों ने फोर्स लगाई थी, इसके ऊपर स्ट्रेच किया था, यहाँ से लेकर इस बॉडी को यहाँ तक 3 जो है वो मीटर तक, तो जाहिर सी बात है कि जो स्प्रिंग है ये भी स्ट्रेच हो जाएगा और 2 मीटर का स्प्रिंग जो है वो 5 सेंटीमीटर का या 5 मीटर का जो है वो बन जाएगा, ठीक है। 5 मीटर का, क्योंकि यहाँ पे हम 2 मीटर लिखा हुआ है, तो ये 5 मीटर का बन जाएगा। तो जब ये बॉडी अब दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जाएगी तो इस स्प्रिंग की लेंथ के अंदर कितनी कमी आएगी, मतलब ये कितना ज़्यादा शॉर्ट होगा। वही जाहिर सी बात है 3 मीटर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर, अपनी ओरिजिनल लेंथ के ऊपर चला जाएगा, जो कि 2 मीटर है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का केस है, यहाँ भी कुछ इसी तरह का केस है कि पहले ये स्प्रिंग मज़े से जो है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ के अंदर था, ठीक है। जो भी इसकी लेंथ होगी वो हमें नहीं पता कितनी है। हमने क्या किया कि एक बॉडी इसके साथ कनेक्ट कर दी। अब बॉडी के ऊपर वेट की फोर्स लग रही है जो कि नीचे की तरफ है, और इसको जब हम लोग यहाँ पे लगा के छोड़ेंगे तो ये वेट की फोर्स की वजह से नीचे की तरफ जाएगा और स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी जो इसको इस तरह से ऑस्किलेट करवाएगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये जो हमारे पास बॉडी ये रेस्ट के अंदर चली जाएगी और इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसकी मोशन के बाद या फिर इसको रिमूव करने के बाद स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापसी चला जाएगा। मतलब जब हम इसको छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारे पास स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो जाएगा और इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब हम इसको, इस बॉडी को मोशन के बाद हटाएंगे तो ये जो स्प्रिंग है ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापसी चला जाएगा। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ के अंदर कितनी कमी आएगी, ये कितना ज़्यादा शॉर्ट होगा, आप वो निकाल के बताओ। दूसरे लफ्ज़ों में ये आपसे वही पूछ रहे हैं कि
जब हमने इस बॉडी को इसके साथ कनेक्ट किया तो ये जो है वो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट इसको करवाया, मतलब स्प्रिंग जो है वो पहले इस पोजीशन के ऊपर था, या फिर इसको जब हम लोग पकड़ के रखे हुए थे तो ये इस पोजीशन पे था जो कि मेन पोजीशन है। जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये फ़र्ज़ करो कि यहाँ तक आ जाएगा अपनी वेट की वजह से, यहाँ तक आ जाएगा अपनी वेट की वजह से। तो ये वाला जो आपके पास डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, x, ठीक है। और यही x जो है वो स्प्रिंग की लेंथ को भी जो है वो इंक्रीज़ कर देगा, स्प्रिंग की लेंथ को भी इंक्रीज़ कर देगा। तो जब इस बॉडी को हम लोग रिमूव करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी लेंथ के अंदर कितनी कमी आएगी, आप लोगों ने x निकाल के बताना है। ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए आपके लिए ज़रूरी था क्योंकि आपके जहन में होना चाहिए कि हम लोग असल में निकाल क्या रहे हैं। अक्सर टीचर क्या करते हैं या फिर अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो कहीं से सॉल्व हुआ हुआ न्यूमेरिकल जो है वो देख लेते हैं कि भाई इस तरह से सॉल्व करना है और उसका रट्टा मार लेते हैं। इस तरह से आपकी जो है वो जो सोचने की कैपेबिलिटी है या फिर आप करने क्या जा रहे हो, मतलब आप ये इतना सारा जो काम कर रहे हो वो उससे पता क्या लग रहा है, आप सॉल्व क्या कर रहे हो आपको वो नहीं समझ आता। तो न्यूमेरिकल्स का कभी भी जो है वो रट्टा नहीं मारना। यहाँ पे तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन फ़र्ज़ करो कि पेपर के अंदर आप लोगों से उन्होंने जो है वो किसी और वर्डिंग के अंदर कोई और चीज़ पूछ ली, तो वहाँ पे फिर आपकी जो ये वाली सोचने की जो सलाहियत है ना ये वहाँ पे इस्तेमाल नहीं आएगी। मतलब अगर इस तरह से आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ कि आप करने क्या जा रहे हो या फिर आपका मकसद क्या है। हमेशा जब भी कोई चीज़ करो तो आपका उसको करने का जो मकसद है, उसको करने का जो मकसद है वो आपके पास पहले से ही आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग ये बताने जा रहे हैं उनको। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि f इज़ इक्वल्स टू के एक्स होता है, ठीक है। अब उन्होंने हमें डाटा क्या दिया हुआ है, सिर्फ टाइम पीरियड दिया हुआ है, और इस टाइम पीरियड से आपने जो है वो कैलकुलेट करके बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। ये भी हमारे पास जो है वो आगे यूज़ होगा, तभी हमने इसको पहले से यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, अब f जो है वो इज इक्वल्स टू के एक्स है। यहाँ पे जो f की वैल्यू है जो इस बॉडी को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करवा रही है वो क्या है, इसकी वेट की फोर्स है, और वेट इक्वल होता है mg के। तो इस f की जगह पे हम लोग mg लिख सकते हैं। तो mg इज इक्वल्स टू आपके पास के एक्स, इसको पलट के लिखें तो के एक्स इज इक्वल्स टू mg। हमें x की वैल्यू चाहिए, x को यही रहने देंगे, और m अपॉन के इंटू जी, ठीक है। ये जो हमारे पास k है ये m के नीचे जाके जो है वो डिवाइड हो गया। इसको बोल दो कि ये हमने बना ली इक्वेशन नंबर 1। इससे हम लोग x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि हमें ना तो k की वैल्यू पता है, ना ही ये पता है कि ये जो हमने बॉडी यहाँ पे अटैच की है इसका मास कितना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग m अपॉन के की वैल्यू निकालेंगे टाइम पीरियड के फॉर्मूले से, क्योंकि उन्होंने हमें टाइम पीरियड की वैल्यू दी हुई है। तो ये यूज़ करते हुए हमें m अपॉन के की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी हमने पीछे भी यूज़ किया, वो क्या था, 2 पाई इंटू एम अपॉन के अंडर रूट के अंदर दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। इससे क्या होगा कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये 2 पे भी गिरेगा, पाई पे भी गिरेगा और इसके ऊपर भी गिरेगा। 2 के ऊपर गिरेगा तो ये बन जाएगा 4, पाई के ऊपर गिरेगा तो पाई स्क्वायर, और जब इसके ऊपर गिरेगा तो ये इसको कैंसिल कर देगा, यानी कि m अपॉन के। तो ये जो m अपॉन के हमें इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे डालने के लिए, ये 4 पाई स्क्वायर को हम लोग वहाँ ले जाएंगे टी स्क्वायर के नीचे, तो टी स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 4 और पाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा m अपॉन के। तो ये आपके पास क्या आ गई, m अपॉन के की वैल्यू जो कि क्या है, टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, टी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो हम लोग इसको पुट करने जा रहे हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो लिखते हैं कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो x इज इक्वल्स टू m अपॉन के की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और साथ में जो आपके पास g एज इट इज़। तो x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर की जगह, t की जगह पे जो है 0.50 और इसका स्क्वायर
4 और पाई की जगह पे जो है वो हमारे पास 3.412, या फिर इसकी जो भी वैल्यू होती है आप कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्ट डालोगे तो आ जाएगा 3.412 ही होती है वैसे तो इसका स्क्वायर, और जी की जगह पे जो है वो इसकी वैल्यू जो कि 9.8 है। इस पूरी इक्वेशन को या इस पूरे फ्रैक्शन को आप सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग कैलकुलेटर से स्टेप बाय स्टेप चलना। पहले इसका स्क्वायर लेना ऊपर वाली चीज़ का 0.50 का, फिर इसका स्क्वायर लेना, ऊपर वही चीज़ रखनी है जो इस स्क्वायर के बाद इसकी वैल्यू आएगी, नीचे 4, और फिर इसका जो स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में रखना और यहाँ पे 9.8 रखना, फिर 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, नीचे जो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी, और 9.8 जो है वो साथ में एज इट इज़ रहेगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करना, जो एक वैल्यू आएगी उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास फाइनली जो x की वैल्यू आएगी वो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि वो क्या आ रही है। वो आ रही है x = 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो आएगी आपके पास 6.2 सेंटीमीटर आएगी। कैलकुलेटर के अंदर जो आपके पास वैल्यू आएगी, ये तो फाइनली हम लोगों ने इसको सेंटीमीटर के अंदर बताया ना। कैलकुलेटर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 0.062 मीटर, 0.062 मीटर। और फिर अगर आप इसको सेंटीमीटर के अंदर बताना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.2 सेंटीमीटर। तो दोनों आंसर जो है आपके पास सही हैं। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 था। प्रॉब्लम दोनों के दोनों हम लोगों ने आपकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर थे वो कवर कर लिए हैं। अब एक दो जो है वो हम लोग साथ में इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं जो पेंडुलम वाले केस से रिलेटेड है। तो इस पेंडुलम वाले केस से जो रिलेटेड है वो वाली एग्जांपल जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो जो है वो सबसे पहली एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर जो है वो आपके पास 1 है, और अगर इसे देखें तो यहाँ पे जो वर्डिंग लिखी है वो क्या लिखी हुई है कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 4 वाइब्रेशंस इन 8 सेकेंड्स। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दी हुई है, ठीक है, जो कि आपके पास कितनी है 4 है, और टाइम दिया हुआ है कि इन 4 वाइब्रेशंस को करने में जो टाइम लग रहा है वो 8 सेकेंड्स लग रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, यानी कि हमारे पास इस अर्थ के ऊपर एक सिंपल पेंडुलम अगर हम लोग देखें तो वो 4 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है 8 सेकंड के अंदर। फाइंड द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 1/6 दैट ऑन द अर्थ। मतलब उन्होंने आपसे क्या बोला हुआ है, फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून के ऊपर अगर यही पेंडुलम अगर हम लोग उसको मून के ऊपर ले जाएं, जहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है, ग्रेविटी एट मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ द ग्रेविटी एट अर्थ। ये उन्होंने जो आपको डाटा दिया हुआ है। अब अगर इसको थोड़ा सा ब्रीफ करें तो इस प्रॉब्लम के अंदर वो आपको क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो इस सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर 4 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 8 सेकंड के अंदर। तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड यहाँ पे कितना बनता है, टाइम पीरियड एट सरफेस ऑफ अर्थ इसका कितना बनता है। टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला पता है कि वाइब्रेशंस एक वाइब्रेशन कितने सेकंड के अंदर कंप्लीट कर रहा है। अगर वो 4 वाइब्रेशन 8 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर रहा है तो एक वाइब्रेशन कितने सेकंड के अंदर कंप्लीट करेगा, 4/8, 4 वाइब्रेशंस, और अपॉन में जो है वो आपके पास हमने लिख दिया 8। तो कितने सेकंड के अंदर कंप्लीट करेगा, यानी कि 8 और अपॉन में 4। हमें टाइम पता करना है कि एक वाइब्रेशन वो कितने सेकंड के अंदर कंप्लीट कर रहा है। अगर 4 वाइब्रेशन कर रहा है 8 सेकंड के अंदर, तो 2 कितने के अंदर करेगा, 4 सेकंड के अंदर। एक कितने के अंदर करेगा, हमारे पास 2 सेकंड के अंदर। और वो कैसे आएगा,
कि जितना भी टाइम लग रहा है उसको ऊपर रखो और नीचे नंबर ऑफ वाइब्रेशन लिख दो। 4 1s are 4 और 4 2s are 4, 4 2s are 8। तो टाइम पीरियड एट द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो आपके पास कितना आ रहा है, 2 सेकेंड। और वो वैसे भी देखने से भी पता लग रहा था, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे हम लोग, लेकिन इसको डिवाइड करोगे मतलब जो तरीका है, जो फार्मूला है वो क्या है कि आप जो है वो टाइम ऊपर रखो और वाइब्रेशंस को नीचे रख दो, डिवाइड करो तो आपके पास एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा होता है यानी कि टाइम पीरियड आ जाएगा। तो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो हमारे पास टाइम पीरियड है इस वाले पेंडुलम का वो 2 सेकेंड है। मतलब अर्थ के ऊपर ये वाला पेंडुलम 2 सेकेंड लेता है और एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। यहाँ से अगर हम लोग इसको छोड़ें, यहाँ जाता है और यहाँ जाएगा, 2 सेकेंड लगेंगे। यहाँ से छोड़ोगे तो दोबारा यहाँ पे आने में इसको 2 सेकेंड लगेंगे सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। अब वो आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर यही वाला पेंडुलम हम लोग उठा के लेके चले जाएं कहाँ पे, मून के ऊपर, चांद के ऊपर, तो बताओ कि चांद के ऊपर जहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो अर्थ के मुकाबले में 6 गुना जो है वो कम है, 1/6 टाइम जो है वो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू ऑफ अर्थ के बराबर है मून के ऊपर। मतलब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वैल्यू है ग्रेविटी की उसको डिवाइड कर दो 6 से, तो जो आंसर आएगा आपके पास वो ग्रेविटी की वैल्यू है मून के ऊपर। तो बताओ कि वहाँ पे चांद के ऊपर, मून के ऊपर हमारे पास जो इसका टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा। यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने तब पढ़ा था जब हम लोग सिंपल पेंडुलम वाले केस को पढ़ रहे थे कि जो टाइम पीरियड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का वो 2πm/g के इक्वल होता है, √, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो m/g, 1 मिनट, इसका फार्मूला जो है वो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो L/g। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो था वो हम लोगों ने पेंडुलम वाले केस के अंदर डिराइव किया था और वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो टाइम पीरियड होता है वो किन 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक लेंथ के ऊपर, उस वाले क्या बोलते हैं पेंडुलम जिस स्ट्रिंग से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा टाइम पीरियड, और साथ ही साथ जी के ऊपर, क्योंकि अर्थ के ऊपर तो कांस्टेंट है लेकिन अर्थ से अगर हम लोग बाहर चले जाएं, मून के ऊपर चले जाएं तो जी की वैल्यू जो है वो कम होगी या ज़्यादा होगी। मतलब मून के ऊपर जाएंगे तो कम होगी और किसी और प्लैनेट के ऊपर जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो उस हिसाब से जो है वो वेरिएट करेगी। तो टाइम पीरियड जो है वो इन 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा आपके पास पेंडुलम की लेंथ होगी उतना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा, और साथ ही साथ जो हमारे पास ग्रेविटी है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब टाइम पीरियड उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा अगर आपकी जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और टाइम पीरियड उतना ज़्यादा कम होता जाएगा अगर जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इन्वर्स रिलेशन है इसका। और वहाँ पे हम लोगों ने ये बात की थी कि मास के इनडायरेक्ट है आपके पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है वो मास से कोई इसका लेना देना नहीं है। आप चाहे 1 kg का मास लगाओ इस स्ट्रिंग के एंड के ऊपर, चाहे 20 kg का लगाओ, इसका टाइम पीरियड उतना ही रहेगा आइडियल कंडीशंस के अंदर कि जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो मौजूद ना हो। तो इस केस के अंदर उन्होंने आपसे क्या बोला है कि सिंपली इस वाले अगर पेंडुलम को हम लोग लेके जाएं मून के ऊपर जहाँ पे ये जो जी है ये वेरिएट कर रहा है। किस तरह से वेरिएट कर रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू है, जी की वैल्यू है, उसके मुकाबले में 1/6 टाइम है। तो आप बताओ कि हमारे पास टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। टाइम पीरियड जो है वो आपके पास अर्थ के ऊपर अगर हम लोग फार्मूला बनाएं तो 2πL/GE, ठीक है। ये आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन नंबर 2 अगर हम लोग देखें जो हम लोगों ने देखनी है तो टाइम पीरियड एट मून इज इक्वल्स टू 2πL/G और साथ में
आएगा कौन सा वाला जी, m वाला जी अंडर रूट के अंदर। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग आपस में डिवाइड करवाएं, ठीक है, 2 को अगर 1 से डिवाइड करवाएं तो टाइम पीरियड ऑफ मून, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम एट सरफेस ऑफ अर्थ, ये वाली चीज़ें आपस में डिवाइड हो गई। और ये वाली चीज़ें हम लोग जो है वो आपस में डिवाइड करेंगे, जो कि 2 पाई L/GM, यानी कि ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून, और साथ में हमारे पास ये वाली आ जाएगी 2 पाई L/ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये 2 पाई से 2 पाई आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और TM/ में TE जो है वो इक्वल आएगा। इसको अगर हम लोग दोबारा सही से करके लिखें, L/GM और डिवाइडेड बाय L/GE, इस तरह से करके लिखें तो लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जब हम ये डिवाइड का साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो GE यहाँ आ जाता है, मतलब जो अगली वाली वैल्यू होती है वो पलट जाती है। ठीक है, और चूँकि ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसको हम लोग एक ही रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है। अब क्या होगा कि ये L से ये वाला जो L है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, L जो है वो L से कैंसिल हो जाएंगे, और टाइम पीरियड हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि टाइम पीरियड जो हमने निकाला था एट सरफेस ऑफ अर्थ वो 2 सेकेंड्स थे। अब अगर इसको सॉल्व करें और मज़ीद, तो टाइम पीरियड एट मून इज इक्वल्स टू अपॉन में टाइम पीरियड एट अर्थ इज इक्वल्स टू GE अपॉन में GM है। ठीक है, अब अगर इसको भी हम लोग यूँ लिखें कि GE डिवाइडेड बाय GM और रूट के अंदर, और GM की वैल्यू लिख दें जो कि यहाँ पे हम लोगों ने पहले से लिखी हुई है, TM अपॉन TE इज इक्वल्स टू GE डिवाइडेड बाय 1/6 GE। और अब हमें पता है कि डिवाइड का साइन जब हम लोग हटाते हैं, इसको वहाँ से दोबारा से शुरू कर लेते हैं। जब हम लोग डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का लगाते हैं तो ये वाली चीज़ पलट जाती है। तो 1/6 जो है वो जब पलटेंगे तो ये 6 बन जाएगा, और जो आपके पास GE ऊपर था वो अब नीचे चला जाएगा रूट के अंदर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, GE से GE कैंसिल, और TM इज इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या बचा, सिर्फ 6, और ये जो TE है जब ये वहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो टाइम पीरियड जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, टाइम पीरियड एट मून, इसकी वैल्यू कितनी है 2 सेकंड, तो 2 हमने यहाँ डाल दिया, और अंडर रूट के अंदर 6। इसको सॉल्व करो तो आपके पास जो कैलकुलेटर के अंदर सिंपली डाल के जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा टाइम पीरियड एट द सरफेस ऑफ मून वो कितना आएगा, 4.9 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो पेंडुलम 2 सेकंड ले रहा था एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, अगर इसी सेम पेंडुलम को हम लोग लेके चले जाएं मून के ऊपर, तो मून के ऊपर जो इसका टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 4.9 सेकेंड्स, यानी कि ऑलमोस्ट 5 सेकंड लेगा। जहाँ ये 2 सेकंड ले रहा था अर्थ के ऊपर, वहाँ ये 5 सेकंड ले रहा होगा अपने जो है वो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे ये चीज़ भी प्रूव हो गई कि जो टाइम पीरियड है वो आपके पास जो ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी टाइम पीरियड वैसे वैसे कम होता जाएगा, लेकिन अगर जैसे जैसे हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी तो जो आपके पास टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाएगा।
तो सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम का। एक जो है वो आपके पास लेंथ हो गई उस क्या बोलते हैं पेंडुलम की, और एक जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई। तो एक एग्जांपल हमने पेंडुलम की ये वाली देख ली। अब अगर इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें तो हम आज की वीडियो को जो है वो फिर एंड कर सकते हैं। और ये वाली एग्जांपल काफ़ी आसान सी है, आप लोग खुद भी इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 8.4 है, ठीक है, चौथी एग्जांपल है। इसके अंदर बोलने के सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 ऑस्किलेशन इन 2 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है वो एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट कर रहा है कितने सेकंड के अंदर? 2 सेकंड के अंदर। तो ये क्या हो गया इसका टाइम पीरियड। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर इन्होंने आपको इसका टाइम पीरियड दिया हुआ था कि एक वाइब्रेशन 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर रहा है, तो ये जो है वो आपके पास क्या है इसका टाइम पीरियड। ये डाटा बन गया हमारा। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इज इक्वल्स टू, ये तो काफ़ी आसान है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है और आपसे बोला क्या जा रहा है कि आप इसकी लेंथ निकाल के बताओ। तो ये तो आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? टाइम पीरियड पता है कि 2 पाई एल अपॉन जी के इक्वल होता है। सारी वैल्यूज़ डाल दो, बस एल जो है वो रूट के अंदर रहने दो तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 पाई है, एल हमें फाइंड करना है और यहाँ पे 9.8 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे ला के हम लोग डिवाइड करवा देते हैं। 2/2 पाई इक्वल्स टू एल अपॉन 9.8। 2 से 2 कैंसिल, 1/पाई रह जाएगा यहाँ पे। तो 1/पाई इज इक्वल्स टू एल अपॉन 9.8। दोनों तरफ स्क्वायर लो, इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही आता है और पाई का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एल रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9.8 क्योंकि रूट कैंसिल हो गया। 9.8 यहाँ आ जाएगा, 9.8 अपॉन पाई का स्क्वायर यानी कि 3.142 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू आपके पास एल। तो एल की जो वैल्यू वो कितनी आएगी? एल की जो वैल्यू आपके पास आएगी 0.992 मीटर। ये तो सिंपल सा था। ठीक है, इसके अलावा 2 एग्जांपल्स और भी हैं, उनको छोड़ दो, या फिर अगर आप लोगों ने जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए उनको कवर करना है, देखना है तो देख सकते हो। वो भी शायद स्प्रिंग से रिलेटेड ही हैं। बाकी जो हमने आज की वीडियो के अंदर कवर करनी थी वो हम लोगों ने कवर कर ली। और इसके साथ जो हमारा पहला पोर्शन था सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसकी थ्योरी भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली और उसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे वो भी हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पोर्शन है जो कि वेव्स वगैरह के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से उस वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।